अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हम में से हर शख्स अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की तगदौ में जद्दोजहद में लगा रहता है, लेकिन कभी कभार हमारा ख्वाब इतना मुनफरिद होता है, इतना मुश्किल होता है और हमारी रियलिटी से इतना जुदा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ख्यालों में है और लोगों को उस पर बावर कराना या उस पर यकीन दिलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और ज़िंदगी में बल्कि दुनिया में अगर आपने ऐसा कोई भी मिरेकल देखा हो जहां किसी ख्वाब को हकीकत बनाया गया है तो यकीनन उसका सेहरा लीडर्स के सर पे जाता है। यानी एक ऐसा कायद जो उस मंजिल को, उस ख्वाब को बिल्कुल हकीकी मायनों में देख सके और दूसरों को भी बता सके कि ये जो अंधेरा है इसके बियॉन्ड एक उजाला, एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल हमारी मुंतज़िर है। ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। ये एक लंबी जद्दोजहद थी जिसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी माल, जान और बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी। यानी एक ऐसे कल की तरफ आगे बढ़े जिसके बारे में वो जानते तो कुछ नहीं थे, लेकिन उसके सुनहरे होने का यकीन ज़रूर था। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो इसी यकीन की हमें एक तरह से कमी नज़र आती है, जिसको अक्सर जो फिलोसोफर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा ये मुल्क है जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, लेकिन क्या यहाँ पे कायदाना सलाहियतें कम हैं? क्या इसकी वजह यह है कि तालीम, तरबियत और जो एक प्रोसेस होता है जिससे गुजर कर एक माशरा कायद को तैयार करता है, उसमें कुछ कमी रह गई है? मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने वाला जो जज्बा है, जो लगन है, क्या उसका फुकदान है? अगर हम अपने माजी में देखते हैं तो हमें ढेरों ऐसी मिसालें मिलती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम एक तरह से देखें, मुझे लगता है कि 70 साल पहले हमारे शायद देखने के अंदाज में बहैसियत एक माशरा ज़्यादा वुसअत थी, क्योंकि हमने देखा कि ख़वातीन भी तहरीक पाकिस्तान की इस जद्दोजहद में शाना बशाना खड़ी रहीं और उसके बाद जब पाकिस्तान पाया तकमील तक पहुंचा तब भी हमने देखा कि इस माशरे की तकमील में उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का हिस्सा डाला। ऐसा ही एक नाम है बेगम राना लियाकत अली का, जिन्होंने ऑफकोर्स उनकी जो वॉलंटियर सर्विसेज थी, जो जिस तरह वो वुमेन पार्लियामेंटेरियंस को लेके चली, जिस तरह उन्होंने एक मिसाल कायम की कि एक खातून एक इस्लामी माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में किस तरह एक बहुत ही मुनफरिद लीडरशिप रोल अदा कर सकती है, वो आज भी हम सबके लिए मशअल राह है। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी याददाश्तों और उनकी अचीवमेंट्स को लेके एक किताब शाया की गई है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने की। इसकी तकरीब रोनुमाई में उनके बहुत सारे साथी जिनकी ज़िंदगी पे बेगम राना लियाकत अली ने एक गहरा असर छोड़ा, ये भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी यादें शेयर की कि क्या वजह थी कि एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा लीडर आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनकी शख्सियत पे एक अपनी छाप छोड़ गया है। तो आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट राना लियाकत अली साहिबा के बारे में और ऑफ कोर्स उनकी जो किताब जिसकी रोनुमाई हुई है उसके हवाले से भी। लेट्स टेक अ लुक। Biography of the most awe-inspiring personality. खवातीन की तरक्की के लिए काम करने वाली खातून राना लियाकत अली, जिन्होंने दुनिया भर में खवातीन के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की और अब उनकी जिंदगी का अहवाल किताब की शक्ल में मुरत्तब करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अपुआ की सरबरा ने भी बेगम राना लियाकत के साथ गुजरा हुआ वक्त खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। बेगम साहब ने पूरी जिंदगी सिर्फ औरतों के लिए और बच्चियों के लिए काम किया है। इन्होंने स्कूल्स कायम किए, कॉलेजेस कायम किए, जो गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है ना वो इन्होंने किया है। ये बायोग्राफी है बेगम राना लियाकत अली खान की और ये अभी फिलहाल पहले इंडिया में छपी थी, पेंगुइन प्रेस ने उनको छापा था, लेकिन अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाले उसकी राइट्स लेकर पाकिस्तान में छापने लगे हैं। पेट अशरफ लियाकत अली खान का कहना था कि बेगम राना की खवातीन के लिए जिद्दोजहद कभी फरामोश नहीं की जा सकती। इस मौके पर बेगम राना लियाकत अली खान की खिदमत का एतराफ करने वालों की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। जनाब, ऐसी पर्सनालिटीज, ऐसे रोल मॉडल्स हमारे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं और यही वजह है कि इनमें ये खास बात है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद, उनकी वफात के बाद भी हम उनको फरामोश नहीं करते, बल्कि उनके दिए हुए लेसन्स को, इन असबाब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं।
आज जबकि बात असातिज़ा की कर रहे हैं और माशरे में अच्छी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के हवाले से, यानी किस तरह माशरे की जहन साजी की जाए, ये एक बहुत ही अहम मेरे ख्याल में मरहला है और इसमें कोई ना कोई गैप ज़रूर मौजूद है। अगर हम गुज़िश्ता 20 सालों को देखते हैं अपने मुल्क में, तो हमने देखा कि इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के लिए एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड था। लोगों की महरूमियों को एक तरह से भांप लिया गया और फिर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स ने उसको एक्सप्लॉइट किया। अब अगर बतौर माशरा, बतौर पाकिस्तान हमने ये तहिया किया है, हमारा नेशनल एक्शन प्लान है कि मुल्क में से इंतहा पसंदी को, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो उसमें असातिज़ा का रोल, उसमें तालीम और तरबियत का रोल बहुत अहम है। आज इसी बात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो कि टीचिंग के शोबे से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं। क्लोजली देखते हैं जी गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ गैप्स हैं। हम अक्सर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि प्राइमरी स्कूल गोइंग एज के बच्चे स्कूलों में मौजूद नहीं हैं, या मुल्क में दोहरा और बल्कि कई रविश के निज़ाम राइज हैं जिसमें ओ लेवल्स भी आप देख सकते हैं, लोकल सिस्टम्स भी देख सकते हैं। ये तमाम धारे मिलते किस तरह हैं और इन तमाम धारों की वजह से हम कैसा माशरा तकमील दे रहे हैं, आज इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज इस बात से करूं कि आप इतने अरसे से टीचिंग से मुंसलिक हैं, आप गुजरे हुए माजी के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, उनके रवैयों में, उनकी पर्सनालिटीज़ में कोई बदलाव देखते हैं? बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा विज़न जो था उस्तादों के बारे में, तालीम के बारे में, अपने मुल्क से मोहब्बत के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। आज उसका ज़बरदस्त फ़क़दान है, उसकी कमी है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन उन वजूहात पे कोई भी शख्स अमल कर, उसको अवॉइड करने के लिए, उस पर उसका हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बदकिस्मती है, हमारे बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में जो भी आया पिछले 50 सालों में, कम से कम 50-60 सालों में, उनमें मेजॉरिटी वो लोग रहे जो सिर्फ अपने मफाद को देखते थे। उन्होंने कभी भी बहैसियत कौम के हमारी तामीर, हमारी तरक्की और हमारी तरबियत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया। अच्छा, पूरी दुनिया में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में भी कोई टीचर पहुंचते हैं तो उनको इतनी इज़्ज़त और ताज़ीम दी जाती है कि जी अगर वो उस्ताद हैं तो उनका एक रुतबा है और उनकी बात को हर्फ आखिर समझा जाता है। अली साहब, आप क्या समझते हैं? कुछ माजी में हमने जब एस्टिमेट्स करवाए थे, कुछ स्टडीज़ हुई थी, तो लोगों का मानना था कि पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखने वाला जो शोबा है, जो प्रोफेशन है, वो टीचिंग का था। लेकिन विद टाइम ये जो इसकी एक स्टैंडर्ड था, एक उसको देखने की जो इज़्ज़त और तकरीम थी, उसमें कमी आई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने खुद ही कुछ उस्तादों की तरफ से भी, असातिज़ा की तरफ से भी और कुछ अवाम की तरफ से, कुछ पेरेंट्स की तरफ से इस तरह का रवैया रखा गया कि उस्ताद की इज़्ज़त और कदर में कमी होती है। अभी आपने हवाला दिया, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उस्तादों को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा वाक़या बताऊं, जर्मनी में जब एंजेला मार्केल के पास बहुत सारे जर्मन चांसलर हैं, तो उनके पास जब बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग गए कि हमारी सैलरीज़ या हमारे जो रेम्यूनरेशन है बहुत कम है और उस्तादों का ज़्यादा है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जिन लोगों ने, जिन असातिज़ा ने आपको पढ़ाया है उनको कम करके आपको ज़्यादा दे दूँ? ऐसा कैसे मुमकिन है? इसी तरह एक और वाक़या भी है, जर्मनी का ही है, कि कोर्ट में जब एक उस्ताद के ख़िलाफ़ एक मुकदमा गया और वो मुकदमा सही था नहीं था वो एक अलग इशू है, लेकिन जब उस्ताद एंटर हुए तो जज खड़ा हो गया। जज ने कहा आप उस्ताद हैं और आज मैं इस सीट पे बैठा हूँ वो आपकी वजह से है। अच्छा, बल्कि हाल ही में आपको ये हम विजुअल्स दिखाते भी हैं कि एक टर्किश एयरलाइन के पायलट ने एक बड़े मुनफरिद अंदाज में अपने टीचर को एक ट्रिब्यूट पेश किया। एक छोटी सी वीडियो, लेट्स टेक अ लुक एट दैट और फिर हम वापस आते हैं। इसमें फिर वही जज्बात का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि कैसे तरक्की याफ्ता माशरे, जहाँ पे वाकई इस बात पे फोक है कि जी कैसे इस माशरे को परवान चढ़ना है, वहाँ के बच्चे किन वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, किस तरह वो अपने उस असातिज़ा को इज्जत देते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट।
जी जनाब, आपने देखा कि ना सिर्फ ये उस्ताद, ना सिर्फ उनके शागिर्द, बल्कि पूरे ही प्लेन के जो पैसेंजर्स थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वाकई ऐसा मुकाम होता है, आज भी हम अपने टीचर्स को याद करते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सख्ती की होती है, वो सबसे ज़्यादा याद आते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को आज इस मुकाम पर पहुँचाने में उनका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन सर, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आज के असातिज़ा जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता लोग सभी सरापा एहतजाज बने हुए हैं, वसाइल की कमी है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसमें नर्सेज भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी और टीचर्स भी। हमने देखा कि दे हैव नाउ बिन पुश टू कि वो अब बाहर आके प्रोटेस्ट करें। कहाँ पे खला है? आप समझते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जैसे सिंध हुकूमत की अगर बिलखुसूस बात की जाए, सुनवाई नहीं है? बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि तालीम हर बच्चे का, हर पाकिस्तानी बच्चे का बुनियादी हक है और उसको फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने अपनी ये जिम्मेदारी कब से छोड़ दी, कहाँ से उससे अलग हो गए, ये आपको तहकीक करनी पड़ेगी। तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गया इसी को कि हुकूमत ने वो जिम्मेदारी छोड़ दी। जैसे हमने कहा कि 18वीं तरमीम आई तो सूबों की खुद मुख्तारी तो आई, लेकिन क्या वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो वसाइल, वो फोकस वहाँ पे था? और सबसे बढ़कर क्या वो लोग मौजूद थे जो ये बीड़ा उठा सकते? मैं उसी तरफ आ रहा था कि 18वीं तरमीम ने मज़ीद ख़राब किया, मज़ीद उसका बेड़ा गर्क कर दिया इस लिहाज से कि आपने एजुकेशन को बजाय वफाक के आपने सूबों को दे दिया। अब हर सूबा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक तालीमी निज़ाम चला रहा है। पाकिस्तान में जिस बात की सख्त ज़रूरत है और इमीडिएट इसका एमरजेंसी, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया ना, एजुकेशन एमरजेंसी प्लान बनाया जाए, एजुकेशन एक्शन प्लान बनाया जाए, जिसमें सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये हो कि यकसा निज़ाम तालीम हो। यकसा निज़ाम तालीम, अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ओ लेवल्स भी हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड्स भी हैं, उसमें फिर रीजनल इश्यूज भी हैं। बहुत कम ममालिक में या शायद कहीं भी नहीं कि एक स्टूडेंट को 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश, उर्दू एंड देन इन सिंध इट्स सिंधी। सो बेसिकली 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो नामुमकिन हैं एक स्टूडेंट के लिए, और ख़ास तौर पे ग्रेड 1 से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि 3 लैंग्वेजेस बैक वसीगे। अगर आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। मेरी जो मदर लैंग्वेज है मैंने कहीं स्कूल जाके नहीं सीखी। आप क्या समझते हैं इसमें पेडागोजी का फ़र्क है? कुछ लोग जब हमारे निज़ाम तालीम पे तनकीद करते हैं तो उनका कहना ये भी है कि जी ये एक हाकिम और महकूम वाली जो जहनीत के साथ इसको तरतीब दिया गया था कि आपके ऊपर एक ब्यूरोक्रेसी हो, एक ब्रिटिश राज का सिलसिला था और वही हम उसको मज़ीद उसमें बेहतरी लाने के बजाय उसको मज़ीद ख़राबियों के साथ आगे लेके चलते गए। तो इसमें क्या कंप्लीट ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अभी तक हम ज़हनी तौर पर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, और न सिर्फ ग़ुलाम हैं बल्कि उनकी तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं, और फॉलो भी उस स्पिरिट के साथ नहीं करते, बल्कि हमने अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक उनको चेंज कर दिया है। अब होता यह है कि डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने आपसे जैसे कहा, एजुकेशन एक्शन प्लान या एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, और जहाँ से बुनियाद है कि बुनियाद में जब खराबी होगी तो जाहिर है उसकी इमारत से आप कोई तवक्को नहीं कर सकते कि वो बरकरार रहेगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो जहन में फ़ौरन आती है कि जब हम कहते हैं कि बहुत सारे धारे हैं एजुकेशन के, द मल्टीपल सिस्टम्स, तो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आप जैसे कहते हैं कि फॉरेन बोर्ड्स, कैम्ब्रिज बोर्ड के बच्चे यहाँ पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जब लोग कहते हैं ना कि यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के जहन में ये खदशा आता है कि जो फिर बेहतर सिस्टम है क्या उसको भी पीछे लाने की बात की जा रही है? यानी उन बच्चों ने, उन वालिदैन ने इतनी मेहनत की, इतने वसाइल इसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनका फिर क्या फ्यूचर होगा? आज वैसे भी लोग कहते हैं कि जी अगर आपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स कर लिया, उसके बाद पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो इक्विवेलेंसी आपको लेनी पड़ती है वो तो एक तरह से ऐसा है जैसे सजा दी जा रही हो बेहतर पढ़ने की। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर इससे हम गुजरते हैं और इसका तजर्बा होता है हमें कि एक स्टूडेंट जिसने ओ लेवल्स कर लिया या ए लेवल्स कर लिया उसको इक्विवेलेंसी के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। मैं आपकी बात से इस हद तक मुत्तफ़िक़ हूँ कि चूँकि ओवरऑल ऐसा नहीं होगा कि कैम्ब्रिज या ओ लेवल्स या किसी और बोर्ड के एजुकेशन सिस्टम को हम बुरा कहें। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं उनमें से बेस्ट
चूज करें और हर एजुकेशन सिस्टम के पॉजिटिव पॉइंट्स लें और उसको एट पार लेकर आएं और ना सिर्फ उन एजुकेशन सिस्टम को सुपरसीड करने की कोशिश करें। बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, हमें एज ए टीचिंग प्रोफेशन में भी वी हैव टू बिकम प्रिफर्ड एम्प्लॉयर्स। देखिए इस वक्त जब हम बात करते हैं 22 करोड़ आवाम की, हम समझते हैं कि वाकई एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करत है, लेकिन इस इमरजेंसी को निभाने के लिए जितने टीचर्स, जितने PhDs, जितने केपेबल लोग हमें चाहिए, उसका भी फुकदान है। सो डेफिनेटली अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, अ टाइम फॉर एक्शन। मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये अहम सब्जेक्ट है, हम चाहते थे कि प्रोग्राम की शुरुआत इससे हो, लेकिन इसी सिस्टम में इन्हीं चैलेंजेस की वजह से भी और इनसे निपटते हुए भी हम देखते हैं, जो हमने शुरू में भी बात की कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आपसे मुलाकात कराएंगे मिलो पाकिस्तान में, और इसके अलावा हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट्स एंड जीनियसेस से भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम करियर में आगे बढ़ें। एक ज़माने में लोग कहते थे कि जी आपकी जो ग्रुपिंग होती है, जो टीम मेंबर्स के साथ आपका रवैया होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ में लंच करना, लोगों के खुशी गम में साथ रहना, या कुछ लोग जो अगर स्मोकिंग करते हैं तो साथ में एक साथ जब स्मोक करते हैं, दैट इज़ व्हेन यू बॉन्ड। लेकिन अगर आज आप कॉर्पोरेट पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वन बॉन्डिंग फैक्टर हैज़ बिकम गोल्फ, और ख़ास तौर पर जो आपकी कॉर्पोरेट लीडरशिप है वो बड़ा ज़बरदस्त आजकल एक अपना डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए हैं। सुबह सुबह बहुत सारे CEOs को, कॉर्पोरेट लीडर्स को पहले गोल्फ खेलता हुआ देखते हैं, जो उनके ख्याल में एक बड़ी ही रिलैक्सिंग उनके लिए एक्टिविटी है। हेल्थ एंड फिटनेस पे भी फोकस आ जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि गोल्फ हैज़ बिन ऑन द राइज इन पाकिस्तान, ना सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी, बल्कि हम ये देखते हैं कि यंग एथलीट्स आर कमिंग इनटू द गेम, और ख़ास तौर पे ख़वातीन भी। हमने कुछ अर्से पहले आपको CNS गोल्फ चैम्पियनशिप भी दिखाई, जिसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक से प्लेयर्स जो थे वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान का जो 125 साल पुराना गोल्फ कोर्स है कारसाज में, उन्होंने ज़बरदस्त वहाँ पे गोल्फ खेली। वहीं पे CNS लेडीज़ चैम्पियनशिप में जिन्होंने पहला ये चैम्पियनशिप जीता, द गोल्ड मेडल जीता, वो आज हमारे साथ मौजूद होंगी आनिया। सबसे पहले उनके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कराची से ताल्लुक रखने वाली कौमी गोल्फ चैंपियन आनिया फारूक, कौमी अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाली पहली लड़की। नौजवान और बासलाहियत खातून गोल्फर आनिया ने अपनी नुमाया हैसियत को बरकरार रखा हुआ है। आनिया फारूक दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का अज़्म रखती हैं। एंड वेलकम टू द शो आनिया, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। और सबसे पहले भाई, गोल्फर्स के लिए तो सुबह सुबह उठना मुश्किल नहीं होता। मेरे बहुत सारे दूसरे मेहमान जो हैं वो अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि शौक कैसे हुआ? घर में कोई गोल्फ खेलता था, योर फादर और समबडी? My father used to play golf, but उस टाइम पे मुझे इंटरेस्ट नहीं था। But back in 2012 he was the secretary of Airman Golf Course in Kurangi Creek. And then I used to play football उससे पहले, but आपको पता है फुटबॉल में बहुत fractures होते हैं, it's not a very gentle sport. So that's how I shifted to golf, and उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह I'm doing very well. कराची में ज़्यादा मुश्किल होता है because we have a very tropical सा weather. इस्लामाबाद, लाहौर में मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनको गोल्फ का शौक होता है, वो कहते हैं जी सीजनल गोल्फर्स हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो वो 9 होल खेलने के लिए चले जाते हैं। आप all throughout the year do you play in Karachi? Yes, because alhamdulillah Karachi has a very nice weather all year round. तो इवन विंटर्स में भी आपको इतनी सर्दी का नहीं पता चलता, गर्मियों में भी इतनी नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ईयर राउंड आई प्ले। और जब CNS में हमने देखा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, एक तो पाकिस्तान इज अगेन बैक ऑन द मैप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, आपने उनके स्पोर्ट डिसिप्लिन से, उनकी पार्टिसिपेशन से क्या सीखा? आई थिंक जब आप अपने से बेहतर प्लेयर्स को देखते हैं यू लर्न अ लॉट। जैसे कि इवन व्हेन वी गो ऑन इंटरनेशनल टूर्स, तो the people and the ladies over there are I think much ahead of us, क्योंकि उन लोग के वहाँ पे कंट्री में सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा when they're very young उनको तब से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं वो लोग।
तो you learn a lot when you play with people who are better than you. And what about the girls जो आपको अपना रोल मॉडल मानकर अब इस फील्ड में आ रहे हैं? I'm sure they are juniors, they are younger people. जब वो आपके पास आते हैं सलाह के लिए, आपसे एडवाइस लेने के लिए, what's your word of wisdom to them? I think it's golf requires a lot of time, so the more time you invest in this sport, so you'll get better results with us. But Ania, what about your studies and work-life balance in general? आप इसको professionally खेल रहे हो, you are the national champion. इसमें कितना वक्त सर्फ हो जाता है और इसकी वजह से आपकी पढ़ाई, आपकी फैमिली लाइफ वो इफेक्ट होती है? I recently just got into a med school as well, Altamash, and I think कि बहुत difficult होता है, but फिर golf is honestly my passion, and I really want to take it as a profession ahead as well. And what are your golfing ambitions after this? अब आप national champion तो बन गए हो, international championships पाकिस्तान में भी हो रही हैं, but is there anything that you're really working and striving towards? Yeah, I really I have this goal by the end of this year that I really want to turn a professional golfer, inshallah, and that'll be the first lady golfer of Pakistan who will turn pro, because as far as right now we don't have any professional golfers in Pakistan. So I really want to turn professional in Pakistan, as well as I want to take dentistry alongside. So I think कि बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करने के लिए, लेकिन फिर you can obviously find a way out. They say ज़िंदगी में अगर टॉप 3 प्रायोरिटीज़ आपकी फिगर्ड आउट है तो आपकी लाइफ खुद ब खुद ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक धारे में बहने लगती है, एंड अचीवमेंट्स आर नथिंग एक्सेप्ट योर एबिलिटी टू मास्टर योर सेल्फ डिसिप्लिन. तो अगर आप में ये डिसिप्लिन मौजूद है तो आई एम श्योर स्काई इज़ द लिमिट, एंड इट्स नो डिफ़िकल्ट कि आप अपना मेडिसिन का जो एम्बिशन है और इसके साथ साथ गोल्फिंग को भी साथ लेके चल सको. एनी पार्टिंग वर्ड्स दैट यूड लाइक टू टेल द व्यूअर्स, और ख़ास तौर पे वो लोग जो गोल्फ को परसू करना चाहते हैं? I would really want younger girls and boys to start taking interest in sports, be it any sport. But golf में ये कि it's a very calm sport. तो आप बहुत relax होके आपका relaxing time गुजर जाता है, फिर एक इतनी अच्छी environment में आप for like 4 or 5 hours, good 4 or 5 hours you're there. एक आपका अच्छा you have a really good start of the day. And I would request more girls to start playing golf ताकि पाकिस्तान भी उस लेवल पे जाए कि हम लोग अच्छे प्रोफेशनल्स बन सकें पाकिस्तान में भी, लेडी प्रोफेशनल्स. I think that's a great aim to have, and wishing you all the best, Ania. Alhamdulillah, you've come this far, not just to come this far, you have miles to go, and we wish you the best of luck. इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बताते चलें कि as usual the big discussion, the big question is lined up. हमने कुछ अर्से पहले बात की थी हमारी लोकल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमने उस वक्त जिक्र किया था कि हायर एजुकेशन के लिए जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मौके मौजूद हैं और किस तरह उनकी अपनी ज़िंदगी और उनके घर वालों की ज़िंदगी बदलती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, इसमें आपने कॉल्स भी करनी है, आपके ट्वीट्स और आपके मैसेजेस भी मैं लूँगी. सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान. Welcome back after the break, and now it's time for the big discussion, the big question. हर रोज़ सुबह 10 बजे हम आपके सामने रखते हैं एक सवाल, एक थीम, एक ऐसा डिस्कशन जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को छूता है और उसके बारे में हम सोचने पे मजबूर भी हैं, लेकिन उसके कई ज़ावियों को हम देखकर भी अनदेखा करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इस डिस्कशन में उन्हीं तमाम एंगल्स को आपके सामने रखा जाए. आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए, ट्विटर पर अपने पैगामात भेजिए या क्वेश्चंस भेजिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको हम इस डिस्कशन में रखें. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. हर यंगस्टर की, स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर आला तालीम हासिल करे. कहीं ना कहीं ये छुपी हुई ख्वाहिश ज़रूर होती है और इसकी कई वजूहात हैं. कभी हमें लगता है कि बाहर से तालीम हासिल करने से हमारी ज़िंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हम एक ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएंगे जिसकी हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को खुद रियलिटी चेक देते हैं. हम कहते हैं कि जी शायद हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं. वसाइल कम होने के बावजूद भी बहुत सारे होनहार स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें मेरिट एंड नीड बेस्ड आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है ये आपकी ज़िंदगी में एक कोई बहुत बड़ा चेंज या पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है.
आज से 10 साल 20 साल पहले की दुनिया और आज यानी 2019 की दुनिया में क्या फ़र्क है। पहले लोग ये समझते थे कि अगर आप आला तालीम के लिए बाहर जाएं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी या फिर वहाँ पे काम करने के मौके मिल सकते हैं। अब दुनिया क्योंकि काफ़ी तब्दील हो रही है, हर जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, लोग अपनी इकोनॉमी में प्रेशर फील कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ ये इजाज़त होती है कि बाहर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें या अपनी डिग्री की ड्यूरेशन के दौरान वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कुछ घंटे वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको वर्क परमिट या फिर रेजिडेंसी नहीं दी जाती। अब ये जब आप इतना बड़ा फैक्टर इसमें से निकाल लेते हैं तो क्या हैसियत रह जाती है उस 4 साल 6 साल बाहर रहने की, जहाँ पे आपको किराए पे घर भी लेना है, इंश्योरेंस भी लेनी है, खाने पीने का खर्च भी अदा करना है, ट्यूशन फीस भी देनी है। क्या ये अब आपके बारे में आता है या नहीं, या बल्कि वो 4 या 5 साल डिग्री हासिल करने के बाद अगर आपने पाकिस्तान आके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ इसी जॉब मार्केट में कम्पीट करना है, देन व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। ये है वो सवाल जिसका आज हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनर्स हमारे पैनल में मौजूद हैं, इस फील्ड से ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स। तो इनका जो तज्जिया है, जो एनालिसिस है, वो हकीकत पे मबनी है। तो इनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नासिर जैदी, आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर हुमा बुखारी, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट आतिफ इकबाल। थैंक यू वेरी किसी नहीं है नासिर की कीमत ज़्यादा महंगा गया, फ्यूल पे तो उसके असरात कर लिए, लेकिन वो तमाम लोग जिनके बच्चे बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जेब पे जो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है उसका किसी ने दावा नहीं किया। आप क्या कहते हैं कि अब सूरत हाल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर याद करना चाहूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें तब्दील हो रही हैं दुनिया में। पुराने ज़माने की अगर आप बात करें, ओल्ड टाइम्स के अंदर लोग अपनी इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग के लिए एजुकेशन हासिल करते थे और बाहर भी तालीम हासिल करने के लिए इसी मकसद से जाते थे। लेकिन आप देखें कि इन द लास्ट 20 और 25 ईयर्स एजुकेशन को डायरेक्टली कोरिलेट कर दिया गया है आपके करियर से। तो अब जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आप लोकली हासिल कर रहे हो, पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाएं, वहाँ से एक बहुत अच्छी डिग्री हासिल करें और वापस पाकिस्तान अगर वो आने का प्लान कर रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं। मेरा ख्याल है कि एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाके अपनी एजुकेशन को हासिल करते हैं, उनका अगर आप कंपैरिजन करें उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से जो आपके लोकल आईवी लीग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से हासिल, अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते। उनकी एक्सपेक्टेशंस में और जो रियलिटीज़ उनको वापस आके फेस करनी पड़ती हैं, वो थोड़ा सा उनमें गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। देखें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास तजुर्बा नहीं है तो उसको किसी लेवल से तो स्टार्ट करना है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कंपटीशन बहुत है, आबादी बहुत बड़ी है, यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में एक ही जॉब के लिए compete कर रहे हैं। हुमा, आप क्या समझती हैं कि जो फॉरेन क्वालिफाइड रिटर्न स्टूडेंट होता है उसके लिए इससे एडजस्ट करना, ख़ास तौर पे जो उसको सैलरी दी जा रही है, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट उसको लगता है कि रुपए में सैलरी कमाना उसके लिए बहुत छोटा हो जाता है उस वक्त? देखिए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि सारी दुनिया में जहाँ भी स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं वहाँ का हायर एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली उस कंपटीशन में भी उनको आने के लिए वक्त है, वो मेहनत कर रही हैं। इससे इनकार नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। अगर मुख्तलिफ शहरों को देखें तो हमारे हर शहर में एक ना एक ऐसी यूनिवर्सिटी ज़रूर नज़र आती है जो किसी ना किसी फील्ड और प्रोग्राम के हिसाब से अपना एक मेयार रखती है। बात यह है कि स्टूडेंट अगर इसलिए पढ़ रहा है कि वो यहाँ आके जो खर्चा हुआ है उसकी तालीम में उसको कवर करे, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि मार्केट में उतनी पोजीशंस नहीं है, इंडस्ट्री अभी हमारी उतनी ग्रो नहीं कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई फॉरेन क्वालिफाइड डिग्री के साथ यहाँ पे आता है तो उसको एक एज डेफिनेटली मिल सकता है। और स्टूडेंट ज़्यादातर इसलिए भी जाते हैं कि जी हम एक पढ़ाई का जो वीज़ा है उसको लगा के मे बी हम किसी जगह सेटल हो सकें, उसके भी मौके उनको बहुत जगह पे मिल जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग एक बहुत हद तक ये सेगमेंट अभी तक मिसिंग है।
बहुत सी जगहों पे स्कॉलरशिप है, बहुत सारे ममालिक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। इसमें कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, दीगर जगहों पे जहाँ पे तालीम, आला तालीम पे खर्चा नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो उनको पूरा करना है। जैसे मुल्क की बात कर लें, इवन पाकिस्तानीज़ को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप बल्कि हायर एजुकेशन वहाँ ऑलमोस्ट फ्री होती है, सिर्फ आपको ज़बान आनी चाहिए। अगर आप जर्मन में फ्लुएंट हैं, चाइना आपको बहुत हर प्रोफेशन में स्कॉलरशिप दे रहा है। लेकिन ये जो डिस्कनेक्ट की हम बात कर रहे हैं, आई रियली वांट टू आस्क यू, बिकॉज आप बहुत सारे अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में यू टीचिंग एज वेल, आप मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी जानते हैं। एडवांटेज है एट दी अंडर ग्रेड लेवल जब आप कोई ऐसा शोबा या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे जो कि पाकिस्तान में मौजूद ना हो। यानी मिसाल के तौर पे बिज़नेस स्टडीज़ के पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कूल्स मौजूद हैं। अगर आप US, UK या फिर यूरोप जाते हैं बिज़नेस स्टडीज़ में अंडर ग्रेड करने, क्या ऐसे स्टूडेंट को कोई एडवांटेज, कोई एज मिलता है? एक्चुअली दोनों चीज़ें होती हैं। मार्केट जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ जगह एज मिलता है और कुछ जगह एक्चुअली ये हर्डल बन जाता है, बिकॉज देन उनको लगता है कि दे कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल, तो इनकी जो प्रेफरेंसेस होंगी, इनके सोचने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होगा। मगर हार्श रियलिटी ये है कि हर काम की तरह यहाँ भी रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली लैक कर रही है। यू नो, हम वही कर रहे हैं कि हम फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड्स देखते हैं और हम फिर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पिक करते हैं और वो डिग्री कर आते हैं जो यूजली जो ना जिस चीज़ की ट्रेंड चल रहा होता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली में पाकिस्तान में इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, यू नो, इंटरनेशनल मार्केट कैसे बदल रही है। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ पर डिग्री कर आएंगे और इफ़ वी कमिंग बैक टू पाकिस्तान, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द टू काइंड ऑफ ऑडियंस, एक जो कि एजुकेशन हासिल कर रहा है, परसू कर रहा है बाहर और फिर वो वहीं अपना करियर बना रहा है। एक है देखें जिनका माइंडसेट ही ये है कि वो एजुकेशन इसलिए हासिल करने जा रहे हैं सो दे कैन कम बैक एंड दे कैन वर्क हियर एंड ऑल्सो उनका करियर ग्रोथ हो जाए। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में कोशिश करूंगी कि हम ज़िंदगी के हर जाविये की बात भी करें। आपको याद होगा कि साल 2008 में जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया तो लोगों ने कहा जी रिसेशन से बचने का या अपने आप को बुलेट प्रूफ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इस वक्त यूनिवर्सिटी चले जाएँ, तो अपनी कोई स्किल्स को, अपनी लर्निंग को दोबारा से निखारें, कोई नई चीज़ सीख लें, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू मोर वैल्यूबल। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स, क्योंकि अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि आप एक ही इदारे के साथ, एक ही इंडस्ट्री के साथ कई साल तक, बड़ी लंबी मुद्दत तक काम करें, तो हमने ये भी देखा है कि 30-35 साल की उम्र, जबकि आपको खुद ग्रेजुएट किए हुए 10 साल का अरसा गुजर गया है, आप अचानक अपने आप को बहुत वल्नरेबल फील करते हैं इन द जॉब्स मार्केट। और बहुत सारे लोग इस वक्त रुख करते हैं जी दोबारा कोई मास्टर्स करने का, PhD करने का। क्या वो एक तरह से मिड लाइफ क्राइसिस है? ये मैं नासिर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जब आइडियलिज्म को बड़े झटके लग चुके होते हैं, जब फेलियर्स आपने फेस कर लिए होते हैं, आप एक दफ़ा फिर उस स्कूल कॉलेज के एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं और अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, इज दिस अ मिड लाइफ क्राइसिस? हाँ बिल्कुल जी, मैं इससे बिल्कुल पार्शियली ज़रूर एग्री करूंगा कि देखें, आपने आजकल देखा है कि हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स वीकेंड में कौन लोग अटेंड कर रहे हैं, वो अपने करियर को परस्यू करना चाह रहे हैं और शायद उनको ऐसा फील होता है कि जो उनकी राइट टाइम ऑफ गेटिंग द एजुकेशन था, शायद वो उस वक्त अगर इसको कंप्लीट कर लेते तो आज वो कहीं और मौजूद होते, जो उनका करियर लैडर है उसमें वो कहीं बहुत ऊपर होते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के डायनामिक्स को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की, या हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो बाहर एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, मेरा ख्याल है कि इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग सिस्टम्स। स्कूलिंग सिस्टम्स को भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। और अगेन हमने ये देखा है कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पॉलिसीज़ के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर कम से कम डिस्कशंस में, और ये चीज़ें अब आती हैं। हम बात करें अगर फिनलैंड जैसे मुल्क की, जहां से हम आजकल अगर आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात कर रही है लोकल पॉलिसीज बनाने के लिए, तो फिनलैंड को देखें अगर आप, तो वहां पर बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो सारी चीजें अगर राइट फ्रॉम स्कूलिंग स्टार्ट होंगी तो आगे चल के ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बिल्कुल। अच्छा नासिर, यहाँ पे ये बात भी करना चाहेंगे, एक तो होता है कि जी मिड एज में हो सकता है आपकी कुछ जमा पूंजी हो, आप किसी अच्छे इदारे में काम करें तो आपके पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन जी जैसे उर्दू में एक मुहावरा है ना, दूर के ढोल सुहाने, इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि आप सोच के कुछ जाते हैं, आपके ख्वाबों में शायद हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, आपने एक सर्टन खाका अपने जहन में बनाया होता है, लेकिन जब रियलिटी आपको मिलती है, वहाँ पे जो चेक मिलता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। हमने अक्सर लोगों को धोखा खाते हुए देखा है, एजेंट्स ने उनको कहीं किसी कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन करा दिया, वहाँ पे पहुँच गए, फिर लाइफस्टाइल से कोप ना कर पाए, ट्यूशन फीस देना, अपना रहन सहन के अखराजात पूरे करना। अक्सर लोग ये सोच कर भी जाते हैं कि अम्मी बस शुरू की एडमिशन फीस दे लें, बाकी मैं वहाँ जाके गुजार
दोबारा कर लूँगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है हम ज़रा बात करेंगे। और हमारी कोशिश ये नहीं है कि उनको डिस्करेज किया जाए कि वो पढ़ाई के लिए बाहर ना जाएं, बल्कि रियलिटीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। बात है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, वहाँ पे पानी भी ज़्यादा देते हैं और खाद भी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जो खाका हम अपने जहन में बनाते हैं, बड़ी सारी हमने मूवीज़ देखी होती हैं, एक बैचलर लाइफ इमेजिन की होती है कि जी एक अपना अपार्टमेंट होगा, सुनहरी ज़िंदगी होगी, सुबह का आगाज़ अच्छी सी कॉफ़ी से होगा, जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो बड़ा मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि कई वालिदैन अपने बच्चों से बिल्कुल सच बोलते हैं। वो बताते हैं कि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे 3 या 4 बच्चे हैं, तो हम सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक बच्चे की पढ़ाई के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी जाए। लेकिन पीयर प्रेशर में आए हुए अक्सर नौजवान ये भी सोचते हैं कि जी एक दफ़ा बस किसी तरह आप कुछ बेच बाज के मुझे थोड़े से पैसे दे के एडमिशन मेरा करा दें, उसके बाद मैं खुद देख लूँगा। वो लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हुमा, ये लोगों का तसव्वुर होता है कि वहाँ टेम्पिंग करके छोटी मोटी जॉब्स करके अपना मैं ख़र्चा भी निकाल लूँगा, पढ़ाई भी कर लूँगा, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वेरी यंग पर्सन। 18-19 साल का बच्चा जब बाहर जाता है, आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए, उस बच्चे को आप क्या सलाह देंगे? देखिए यूजुअली होता है मुख्तलिफ ममालिक में कि आपको 20 घंटे अलाउड होते हैं एक वीक में काम करने के लिए। ज़ाहिर है उसमें छोटे मोटे एक्सपेंस तो निकाले जा सकते हैं। असल बात यह है कि ये जो काउंसलिंग हम शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, इसको शुरू होना चाहिए जब स्टूडेंट मिडिल क्लास में होता है, क्लास 8, 9th में, जहाँ से उसको ये तय करना पड़ता है कि उसको आगे जाके की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हमारे यहाँ देखिए A लेवल्स के जो स्कूल हैं जहाँ पे करियर काउंसलर्स मौजूद हैं, कई पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं कि वो करियर काउंसलर्स खुद तरगीब दे रहे होते हैं कि इस स्कूल कॉलेज में अप्लाई करने बाहर चले जाएं। बिल्कुल वो सिंसियरिटी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके अपने फाइनेंशियल डील्स होती हैं और वो चाहते हैं कि बस ये स्टूडेंट यहाँ पे चले जाए, उसको सही पिक्चर नहीं दी जाती। दूसरे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ सख्ती है, इसलिए सख्ती है क्योंकि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चे पढ़ाई को उतना सीरियस नहीं लेते, तो हमने एक मॉनिटरिंग सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ ने यूजुअली बनाया हुआ है, अटेंडेंस का, टीचर्स मार्किंग का और इसका उसका। बाहर ये सब कुछ नहीं है। बाहर आपने मर्जी के क्लास में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो वो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स रेफर हो जाएंगी। अब ये उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पढ़ाई में कितना सीरियस है। आप उसको वाकई फोकस होकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि वहाँ तो ना घर है कि आपके पेरेंट्स आपको पूछें, ना टीचर्स आपके ऊपर सख्ती करेंगे, वो तो आपकी एक विल है कि आप कितना पढ़ते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए भी आते हैं कि स्टूडेंट उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते कि उनको अपने पूरा लाइफस्टाइल खुद से कैरी करना है, कि उनको अपनी हो सकता है कि थोड़ी बहुत अर्निंग भी करनी पड़े, उनको अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनका खुद से ख्याल रखना है, पढ़ाई को पूरी तरह से करना है। हम देखते हैं कि फिर बेचारे पेरेंट्स के लिए भी ब्लीड हो रही है ना उनके रिसोर्सेज, और वो 4 साल के बजाय 5 साल 6 साल गुजर गए, डिग्री नहीं कंप्लीट हो रही। हमें इंटर ए लेवल्स तक भी हमारे यहाँ के नौजवान इस बात को तय नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। सही। अब वो जब जाते हैं बाज़ यूनिवर्सिटीज में अक्सर उनकी काउंसलिंग ठीक नहीं होती। जैसे लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए, पहला साल आप जितने चाहे कोर्सेज ले लें, यानी आपने एक एडमिशन लिया, आपकी एक बेसलाइन एजुकेशन है, सेकेंड ईयर तक भी वो आपको कहते हैं कि अच्छा जी आपकी मर्जी है। बाय द 3rd ईयर एंड 4th ईयर यू नीड टू डिसाइड कि आपने किस में ग्रेजुएट करना है। अच्छा, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, वो आपको हार्वर्ड के भी मिलेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के 3-3, 4-4, 6-6 हफ्ते के कोर्सेज, कि बच्चे अपने आप को उसमें यहीं से ऑनलाइन रजिस्टर कराएं, 4-6 हफ्ते वो कोर्स करें और फिर वो देखें कि अगर उनको सोशियोलॉजी, लॉ, फाइनेंस अगर पसंद है, वो जाना चाहते हैं, तो उन कोर्सेज के जरिए वो अपनी उन सलाहियतों भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नोमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी नोमान, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में अक्सर देखा जाता है, हमारे खानदान वाले भी, दोस्त अहबाब बैरून मुल्क तालीम को ही क्यों तरजीह देते हैं। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो साथ साथ नौकरी भी स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ जगहों पे तो हमने ये भी देखा है
कि शादियां भी लोग करके वहीं पे बैठ जाते हैं। तो इसकी क्या खास वजह है कि लोग बैरून मुल्क तालीम को ही यहाँ पे तरजीह दी जाती है? बिल्कुल सही, एक बहुत अहम सवाल है, ये शिकवा है उन लोगों का जो हमारे लोकल सिस्टम्स में मेहनत कर रहे हैं। वो कहते हैं जी अभी तक तो हमने ये बात की ना कि बाहर से कोई पढ़ के आया तो उसने लोकल जॉब्स मार्केट में कम्पीट किया। आते व्हाट अबाउट द लोकली क्वालिफाइड पर्सन जिसने पाकिस्तानी स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हासिल की है, जब वो जॉब पे बैठता है कहता है कि मुझे पता है कि मैं इस सिस्टम को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, मेरे में सलाहियत है, लेकिन इंटरव्यू करने वाला या जॉब पे रखने वाले लोग वो फॉरेन क्वालिफाइड को देखें जी क्योंकि उस पर ठप्पा लग चुका है फॉरेन क्वालिफाइड का, उसको प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कितना सच है? ये एक्चुअली बहुत सच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इनफैक्ट जब मैं देखता हूँ मार्केट में, मैं इंटर्नशिप्स के लिए बच्चों को भेजता भी हूँ, तो वो यूजुअली आते हैं और यही चीज़ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। और कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सही में एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करें तो बाहर भी देयर इज़ अ रैंकिंग सिस्टम, देयर यूनिवर्सिटी लेवल्स होते हैं और सब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, कुछ एक्चुअली पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से भी बहुत बुरी यूनिवर्सिटीज़ है। मगर पॉइंट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर वो एक ठप्पा लग जाता है, वो बच्चे वापस आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। मगर मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा, होप वो सुन भी रहे होंगे, कि जब हमारे बच्चे उनसे कोई भी और लाइफ की एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस शुरू करना हो, चाहे वो शादी हो, तो पेरेंट्स बड़ी रैशनल अप्रोच रखते हैं। हाँ। सारी बात होती है कि अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा, अच्छा ऐसा कर लेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा। सही। मुझे सिर्फ उनसे ये शिकायत है कि यही चीज़ वो एजुकेशन में क्यों नहीं करते हैं। ये क्यों बात नहीं होती है कि अच्छा बेटा अगर तुम ये डिग्री हासिल कर आ जाओगे बाहर से तो यहाँ पर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। एजुकेशन पे हम बड़े ब्लाइंड फोल्डेड। लेकिन आतिफ आपको लगता है कि पेरेंट्स कभी कभार गिल्ट में भी जाते हैं? यानी देखिए अभी तक हमेशा देखा गया है कि पेरेंट्स अपने आप को स्ट्रेच कर अपनी बिसात से बाहर के स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जब उनको ये समझ आता है कि अच्छा जी बच्चे ने ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई के मामले में मैं कैसे मना करूं, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए भी हामी भर लेते हैं, लेकिन उनकी जेब इजाजत नहीं दे रही होती। देखिए रैशनल अप्रोच जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं अपने फादर से ये कहूँ कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है एंड आई नीड 20 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस, ठीक है, ट्रस्ट मी माय फादर विल हैव अ बिग डिबेट ऑन दिस कि जी अच्छा 20 लाख कितने पैसे बना लोगे, क्या होगा। देखिए आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं ये नैरेटिव जो है ना, मैं उस नैरेटिव से इत्तेफाक करता हूँ कि एजुकेशन एक अलग स्ट्रीम है, वो सिर्फ जो है ना वो करियर के लिए नहीं होती, लेकिन देखिए करियर के लिए भी होती है। और जब करियर के लिए कोई चीज़ डिस्कस हो रही है ऑन टेबल तो फिर वो रैशनल अप्रोच के साथ होनी चाहिए। पे जब हम खानदानी वसाइल की बात करें, यानी एक ऐसा हाउस होल्ड जहाँ पे 2-3 बच्चे, यानी ऐसा क्यों हो कि एक बड़ा बच्चा जो अगर आपका बहुत लाडला है या उसके कॉलेज जाने की उम्र सबसे पहले आई है, आपने वहाँ तो उसको बाहर भेजने की हामी भर ली, तो बाकी 2 बच्चे क्यों अपने आप को सोतेला फील करे कि भाई हमारी बारी तक पैसे खत्म हो गए। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर सॉरी ऐड करना चाहूंगा कि वही लाडला जिसपे आप सारी इन्वेस्टमेंट करके बाहर भेजते हैं, वही लाडला वापस नहीं आता, वही लाडला वहाँ पे शादी करके बैठ जाता है, वालिदैन को वही लाडला दे रहा होता है। हाँ जी, नहीं एक चीज आतिफ एग्री करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर से सबका वो रहता है। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर कोई बाहर से सिर्फ पढ़ के आ गया, उसने स्टैम्प कर लिया तो उसको जॉब मिल जाएगी। हाँ, इसकी क्लैरिटी भी स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन यू हैव रियली हिट द नर्व, बिकॉज अब हम कुछ मफरूजों की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला मफरूजा यहाँ पे जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो ये समझता है कि जी क्योंकि बाहर वाले पे छाप लगी हुई है तो उसको प्रेफर किया जा रहा है। दूसरी एक बड़ी कॉमन चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि वो जो फॉरेन रिटर्न होता है, जब वो पाकिस्तानी जॉब्स मार्केट में स्ट्रगल करता है और उसको कोई जॉब नहीं मिलती, तो पेरेंट्स और वो खुद भी ये एक तरह से अपने ऊपर खोल चढ़ा लेते हैं, ये बहाना बना लेते हैं कि जी क्योंकि हम बाहर से पढ़ के हमें कोई समझते नहीं, यहाँ तो आपको पता है जी कॉन्टैक्ट से रिश्वत से काम होता है, तो हम मिसफिट हैं। नहीं, कितना मिसफिट होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए पहले यूनिवर्सिटीज कम थी तो डेफिनेटली मार्केट में जब वहीं के स्टूडेंट्स जाते थे उनको, अब ये जो है ना ये कंपटीशन ओपन हो गया। बिल्कुल। अब जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का होता है, जब वो वहां बैठता है तो अपनी नॉलेज, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, अपनी नॉलेज से एम्प्लॉयर को कितना सेटिस्फाई कर सकता है, उस हिसाब से जॉब दी जाती है। समझती हूँ कि एक फॉरेन कंट्री में रहकर या 3-4 साल का अरसा वहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटी से इंटरैक्ट करके आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स तो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। आपको ज़्यादा लोगों की समझ आनी चाहिए कि काम कैसे लेना है, काम कैसे करना है। एक कॉलर जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिक बात कर रहा हूँ। जी शारिक, क्या कहेंगे? तो मेरा सवाल यह है कि देखिए मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, बट वो उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, यानी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है। मैं शेखुपुरा में रहता हूँ, वो यहाँ से कराची गए, कराची में उन्होंने जॉब की सर्च की, बट उनको उस तरीके से उस मयार की जॉब नहीं मिल पाई। सही।
तो मैं तो इसी तरह ये चाहूंगा कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, बाहर जाके अपनी एजुकेशन पूरी करूं। तो प्लीज आप मुझे उसके बारे में कोई टिप्स दें, क्योंकि आपके पास इतने सारे एक्सपर्टीज बैठे हैं। थैंक यू सो मच शारिक फॉर मेकिंग दैट कॉल। और ये भी एक बड़ा अलमिया है, लोग अपने बड़े बहन भाइयों से या अपने ख़ानदान, अपने मोहल्ले में लोगों के तजुर्बे से सीखते हैं। उनको लगता है कि देखिए जी, इसी मार्केट में रह के यहाँ पे करके हमें ना अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, ना हमारी सेविंग्स हो पा रही हैं, तो शायद बाहर निकल जाना बेहतर है। ऐसे लोगों के लिए हमारा पैनल क्या मशवरा देगा, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यही सवाल हमारे पास ट्विटर पे भी आया है। शारिक ने अभी शेखुपुरा से कॉल की थी, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। बतौर स्टूडेंट, बतौर यंग पर्सन, मुझे ये लगता है कि अगर मैं बाहर जाके कुछ वहाँ पे डिग्री तो मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो सकती हैं। सवाल यही पूरे पैनल के सामने रखते हैं। आतिफ, वी लाइक टू टेक इट फर्स्ट कि जी क्या आपको लगता है कि फ़ॉरेन जॉब मार्केट पाकिस्तान की जॉब मार्केट से बेहतर है? देखें, एक तो पहले जॉब मिलने की जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कहा कि मेरे जो भाई हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। आई कंप्लीट डिसएग्री विद दिस। हमारी जॉब मार्केट बहुत बड़ी है। जो मिसफिट का वर्ड यूज़ होता है ना, वो क्यों होता है? अगेन कमिंग बैक टू दैट रैशनल अप्रोच कि आप डिग्री उस चीज़ पे कर आए हैं जिसकी पाकिस्तान में मार्केट ही नहीं है, या पाकिस्तान में उसकी करियर ग्रोथ ही अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली ये ट्रेंड चल रहा है बिकॉज बाहर मॉनिटरिंग पे बहुत काम हो रहा है। सो यूनिवर्सिटीज़ मॉनिटरिंग पे बहुत प्रॉपर डिग्रीज करवा रही हैं, पर स्टिल इन पाकिस्तान ये ट्रेंड अभी या ये अवेयरनेस अभी नहीं पहुंची है। सो मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो कि डबल मास्टर्स कर आए हैं मॉनिटरिंग पर, एमएलई के ऊपर, पर दे स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स इन कराची। सो उनकी गलती ये है कि रैशनल अप्रोच उन्होंने नहीं आजमाया, उनको समझ नहीं आया कि वो जो चीज़ कर आ रहे हैं उसकी मार्केट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। देखिए आप क्या कहेंगे इस बारे में? अक्सर लोगों को जो डिस्कनेक्ट फील होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों ये राय, ये पर्सपेक्टिव उनका बड़ा सॉलिडिफाई कर गया है कि पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन से बेहतर है बाहर की क्वालिफिकेशन, और बाहर की क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, बेसिकली अ पासपोर्ट टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स को हमने बिल्कुल ना, मेरा ख्याल है फिक्स कर दिया है एजुकेशन के साथ। अगर हम इसको जुदा करके देखेंगे तो फिर हम मेरिट के ऊपर बात कर सकेंगे। यहाँ पे रोल आता है जिन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए ओपिनियन लीडर्स कौन हैं, उनके मेंटोर्स कौन हैं, और उनके पेरेंट्स कौन हैं। वो पेरेंट्स जो इजीली इस नोशन से एग्री कर लेते हैं बच्चों के कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहिए, बेहतर एजुकेशन के मौके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मेरा ख्याल है कि उनको रीथिंक करना पड़ेगा। या वो काउंसलर्स जिनका मैडम ने भी जिक्र किया, जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के बच्चों को लिंक अप करके दे रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, मैं आतिफ साहब की बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान की अगर आप डायनामिक्स देखें, यहाँ पे जो आपके बिजनेस स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनको देखें तो जो स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो शायद किसी हद तक स्टैंडर्ड एजुकेशन से मैच करती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे प्राइवेट इदारे इसके अंदर हैं, लम्स है, IBA है, ठीक है ना, बहुत सारे और भी इदारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें टॉप स्कूल्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग आउट ग्रेट प्रोडक्ट, हमें अपनी जिनको सोच पता में भी है, जो 4 साल क्योंकि पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो पाकिस्तान में होने वाले चेंजेस को भी वो देख रहे हैं, उसी हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। अच्छा हुमा, क्योंकि आखिरी एंड होगा ऑफ द प्रोग्राम, तो मुझे ये बताइएगा कि फॉरेन एजुकेशन के हवाले से अपने बच्चे और बच्चियों में पेरेंट्स अभी भी फ़र्क करते हैं, यानी बेटे के लिए जो मौके मौजूद हैं कि जी अगर उसका इंटरेस्ट है, वो स्पेशलाइज करना भी चाहे, मास्टर्स करना चाहे, उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट हासिल होती है। लड़की के लिए एडिशनल कंडीशंस लगा देते हैं, पहले शादी करके जाओ, मंगनी करके जाओ, अम्मी को साथ लेके जाओ, तो ये कब तक बदलेगा? बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली हमारा वो माइंड सेट है कि हम लड़के पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें ऐसा लगता है कि उसका रिटर्न मिलेगा, और लड़की पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कहीं और चली जाएगी। हाँ, वो एक है, बाहर भेजने में कोई वो नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी सवाल जो आपने आज का ये मौजू भी रखा बहुत अहम, कि स्टूडेंट अगर बाहर जाके पढ़ना चाहें तो उनके लिए फिजिबल है या नहीं। देखिए, उनके लिए फिजिबल है। हमारे जैसे अभी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनमें जो स्कॉलरशिप्स हैं, जहाँ पे फ्री शिप्स हैं, उससे पहले स्टूडेंट को जो यहाँ मेहनत करनी है, अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करना है टू गेट दोज स्कॉलरशिप, मेरा ख्याल है हमारी यूथ को उसकी तरफ काम करना चाहिए, ताकि वो जो हम बार बार इस पे आते हैं कि रुपयों का बर्डन फैमिलीज पे ना पड़े, और वो जब जाएं, देखें जब स्कॉलरशिप लेके जाएंगे तो
उनको वो स्टैंडर्ड मेंटेन भी करने पड़ेंगे टू रिटेन दैट स्कॉलरशिप। और अच्छा, फिर कितना अगर आप अंदाजे के मुताबिक, यहाँ तो देखिए हमारे पास फॉल बैक प्लान्स होते हैं, खुदा ना खासा आप किसी मुश्किल में पड़ गए या आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो आपके पड़ोसी भी हैं, ख़ानदान भी है, रिश्तेदार भी है। एक अगर मैं आम अंदाजे, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, एडमिशन फ़ीस और किसी ना किसी तरह सेमेस्टर फ़ीस कर देते हैं, व्हाट इज़ दैट किटी? कितना आपके पास ज़र मुबादला या आपके पास एक सेविंग्स, एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ गोइंग अब्रॉड, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हम सारी किश्तियाँ जलाकर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर मुश्किलात में पड़ जाते हैं। 4 मिलियन, that's 4 मिलियन आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसको आप छुए ना, जो रखा हुआ हो, खुदा ना खासा किसी इमरजेंसी के लिए। Applying to good universities, again it's very very important, जो कि हाईली रैंक्ड हो वहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस की बात कर लें या यूरोप की, तो इट्स 4 मिलियन नाउ, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और मैं यही कह रहा हूँ फिर से बार बार, आई होप पेरेंट्स सुन रहे होंगे कि देखें, ये कह देना कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है ना, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आप एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर प्लीज़ टेबल पे रैशनल अप्रोच आजमाएं, सोचें कि अगर आप 4 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो वो कैसे रिटर्न हो रहा है। अच्छा, स्पेशली बता रहे हैं कि कम से कम ये अमाउंट चाहिए, कम से कम। अच्छा, ये वो नहीं है जो आपकी सेमेस्टर फीस, एडमिशन फीस के लिए जा रही है, बच्चे के रहने करने के लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा करिए, इंश्योरेंस की, ये वो फॉल बैक प्लान है जो बसूरत दीगर, जो हम कहते हैं कि खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो आप उसके अंदर से ड्रॉ कर सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिफोर वी वाइंड अप द शो, अगर किसी हाउस होल्ड के पास इतने रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर उन्होंने दे वर स्मार्ट, दे इन्वेस्टेड इन एन एजुकेशन प्लान, उन्होंने कहा कि जी बच्चा इस्तेमाल कर सकता है ये पैसे, बच्चे की ख्वाहिश है कि अंडर ग्रेड के लिए चला जाए, 18-19 साल की उम्र से निकले और 4 साल की कोई डिग्री करे, या फिर आप उसको मशवरा देंगे कि अंडर ग्रेड पाकिस्तान से करो और जहां तुम्हारे ज़िंदगी का वैल्यू ऐड आता है, जहां तुम्हारी प्रोफेशन का वैल्यू ऐड आता है, मास्टर्स के लिए बाहर चले जाओ, आप लोग क्या मशवरा देंगे? ये डिबेटेबल है, मेरे ख्याल है कि डिपेंड करता है कि ये केस टू केस वेरी करेगा, फील्ड टू फील्ड वेरी करेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि देखें, जब आप अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं मुल्क से, तो एट स्टेक आपका फैमिली नक्शल ज़रूर आएगा। पेरेंट्स को इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि वो बच्चा वहाँ जाके किन लोगों में सोशलाइज कर रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो कि चेंज हो रही है, उसके नेचर के अंदर उसकी थिंकिंग हॉराइजन्स चेंज हो जाते हैं बाहर जाके। तो जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं, उनको रिस्क बड़ा कैलकुलेटेड लेना पड़ेगा कि उनका बच्चा किस नेचर का है। I have personally faced that because we were a household of 3 girls, और मेरा और मेरी बहन का तकरीबन 5-6 साल का डिफरेंस है, तो माई मदर वॉज वेरी रिलक्टेंट। उन्होंने कहा तुम अंडर ग्रेड के लिए अगर बाहर चली जाओगी तो जो फैमिली क्लोजनेस है वो खत्म हो जाएगी आपकी। हुमा, योर मशवरा के आप मास्टर्स या अंडर ग्रेड? नहीं, ये डिपेंड करता है, ये हकीकत है कि डिपेंड करता है कि बच्चे में कितना पोटेंशियल है, फील्ड कौन सी है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है। जो फोकस होना चाहिए कि वो रिसोर्सेज जो माँ बाप बहुत मेहनत से जमा करते हैं वो जाया ना हो, बच्चा कितना सीरियस है उसको उसी तरह से यूटिलाइज करने के लिए जो उसकी भी ख्वाहिश और उसके पेरेंट्स की। आतिफ, योर पार्ट? मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो यही बात करूँगा, ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। अभी अगर हमने क्लेवरली और बहुत सोच समझ के रैशनल अप्रोच के साथ इन्वेस्ट नहीं किया, बहुत पैसा बाहर जा रहा है, बहुत जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओ लेवल्स, ए लेवल्स की बात शुरू करके फिर हम यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है, आप भेजें, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, पर देन दे हैव टू कम बैक एंड कंट्रीब्यूट। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। जिस तरह बार बार कहा जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत सारी नेमतें, आसाइशें देते हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग आप दे सकते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम है। लेकिन उसमें भी ये जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, जो रैशनल अप्रोच है, उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, बेशक आप अपने बच्चों को बाहर भेजें, बट हैव दैट कॉस्ट एंड वैल्यू एनालिसिस कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नासिर ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कि चलें पढ़ाई को, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट को भी भूल जाइए, जो उसका कल्चरल इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे पड़ेगा वो भी बहुत अहम है और उसको मद्देनजर रखना ज़रूरी है। इसी के साथ आतिफ, हुमा एंड नासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपकी कमेंट्स और फीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार, ज़रूर मुझे भेजिए ऑन ट्विटर एज वेल। आपसे फिर कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।